वेलकम टू अपडेट आईएएस। आज के सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला क्यों किया है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। हमारे इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मिडिल ईस्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इसके बावजूद ये दोनों देश अभी तक आमने सामने की लड़ाई से बच रहे थे और अपने प्रॉक्सीज के द्वारा एक दूसरे का नुकसान कर रहे थे। लेकिन 1 अप्रैल 2024 को जैसे ही इजराइल ने ईरान के सीरिया की राजधानी दमास्कस में स्थित वाणिज्यिक दूतावास पर हमला किया, जिसमें इसके टॉप कमांडर्स मारे गए, उसी दिन यह साफ हो गया कि अब ये लड़ाई आमने सामने की लड़ाई हो गई है। उसी इजरायली अटैक का जवाब आज ईरान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक के रूप में दिया है। यह इजराइल की धरती पर ईरान का पहला डायरेक्ट अटैक है। जब से ईरान में इस्लामिक क्रांति आई तब से अब तक ईरान में और इजराइल में चाहे जितनी भी दुश्मनी रही हो, अभी तक यहाँ पे कोई खुल के एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहा था, अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन 1 अप्रैल को जैसे ही जो ईरान के कॉन्सुलेट पे यहाँ पे अटैक किया गया इजराइल के द्वारा, तो चूंकि उस समय चल रहा था रमजान, तो ईरान इसका वेट किया कि ये त्यौहार बीत जाए, रमजान का महीना बीत जाए, उसके बाद से हम अटैक करेंगे। और जैसा उसने बोला था वैसा यहाँ पे उसने अटैक किया। तो ईरान ने इस अटैक का नाम दिया है, इस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। इस अटैक में ईरान ने लगभग 300 मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे 300 यहाँ पे मिसाइल्स और ड्रोन्स है। यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल चलता है। यहाँ पे अर्थ के पैरेलल में चलता है, ये छोटी दूरी के लिए होता है। और बैलिस्टिक मिसाइल होता है, ये पैराबोलिक पाथ पे जाता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। तो इन मिसाइल्स और ड्रोन्स के द्वारा ईरान के द्वारा यहाँ पे इजराइल की धरती पर पहली बार यहाँ पे अटैक किया गया है। इसमें से ज़्यादातर अटैक्स को यूएस, जॉर्डन और इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा काउंटर कर दिया गया है और इनको हवा में ही मार गिराया गया है। लेकिन कुछ मिसाइल्स हैं जो इजराइल की जो मिलिट्री बेस है उसको स्ट्राइक किए हैं वहाँ पे, और मामूली सा नुकसान हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। इजराइल को इन हमलों से बचाने का श्रेय इसके मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को जाता है, जिसमें आयरन डोम है और एरो सिस्टम है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए थोड़ा हम लोग ज्योग्राफी को पहले समझते हैं। यहाँ पे ये है इजराइल, इसके साउथ में है ये इजिप्ट है, इसके वेस्ट में है यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे ये गाजा पट्टी है, यहाँ पे कॉर्नर पे एक थोड़ा सा एक छोटा बिंदु जैसा है। और इसके नॉर्थ में है, यहाँ पे है लेबनान, जिसकी राजधानी बेरूत है। और इसके नॉर्थ में ये एक दूसरा देश है सीरिया, इसकी राजधानी है दमास्कस। तो जो यहाँ पे ईरान है, ये जॉर्डन इसके ईस्ट में है। तो ईरान का जो कॉन्सुलेट था यहाँ पे दमास्कस में था, उसकी जो एम्बेसी है उसके बगल में था। तो इजराइल ने यहाँ पे उस पर अटैक किया। तो उस पर अटैक जैसे किया, तो अब इसी की बदला लेने के लिए ईरान ने यहाँ से, अब चूँकि यहाँ पे जो ये लेबनान है, यहाँ पे गाजा है, यहाँ पे यमन में हूती विद्रोही हैं, ये ईरान के प्रॉक्सीज कहे जाते हैं। तो ईरान या तो हमास के द्वारा या ये लेबनान में हिजबुल्ला है उसके द्वारा या हूती विद्रोहियों के द्वारा यहाँ पे इजराइल पे अटैक करा रहा था अभी तक।
तो चाहे सीरिया में भी उसका अच्छा खासा होल्ड है ईरान का, इराक में भी थोड़ा बहुत है। तो इनके माध्यम से पीछे छुप करके ईरान अभी तक इस पे अटैक करता था। इजराइल को भी अटैक करना होता था, खुफिया तरीके से करता था मोसाद के द्वारा। जो उस कोई भी अटैक करता था तो उसको स्वीकार नहीं करता था। तो अब क्या हुआ है कि अब जैसे ही इसके काउंसलेट पे जैसे अटैक हुआ है ना, तो ईरान इसको अपने ऊपर अटैक मान रहा है। और उसके बाद से ईरान ने यहाँ से अपनी धरती से अटैक किया है डायरेक्ट इसके धरती पे। तो चूंकि यहाँ पे इस पूरे रीजन में जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं, यहाँ पे ये पहले से इनको जानकारी थी, ये इस बात को लेकर के श्योर थे कि ईरान अटैक करेगा ही करेगा। तो जैसे यहाँ से इन्होंने मिसाइल्स को और ड्रोन्स को यहाँ पे उड़ाया, यहाँ इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है जो अमेरिकी मिलिट्री बेसेस का, तो उन्होंने बीच में काउंटर कर दिया। अब कुछ यहाँ पे बच के गए। तो जॉर्डन है, जॉर्डन यहाँ से इजराइल से संबंध खराब नहीं करना चाहता है। जॉर्डन का कहना है कि उसकी एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान नहीं करेगा। तो कुछ टारगेट्स को यहाँ पे जॉर्डन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने यहाँ पे काउंटर किया है, मार के गिराया है। और बाकी के जो बच के गए हैं, तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत कारगर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आयरन डोम हो गया चाहे एरो सिस्टम हो गया। तो इसके माध्यम से बाकी को भी मार गिराया गया है। एक आध गिर गए हैं यहाँ पे उसके मिलिट्री बेसेस पे, जो टारगेटेड मिलिट्री बेसेस को टारगेट में रख कर के यहाँ पे हमला किया गया था। तो वहाँ पे तो मामूली वहाँ पे नुकसान हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। अब हम समझते हैं कि ईरान अपने काउंसलेट पर हुए अटैक को इतना सीरियसली क्यों लिया। इसका जवाब है काउंसलेट का टेरिटोरियल स्टेटस। किसी भी देश के काउंसलेट पर अटैक उस देश पर अटैक माना जाता है, क्योंकि किसी भी देश के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर अटैक, उसके टेरिटोरियल वाटर में अटैक, उसके दूतावास पर अटैक, विदेशों में मौजूद उसकी किसी भी मिलिट्री बेस पर अटैक, उसके जहाज़ों पर अटैक, फिशिंग वेसल्स पर अटैक, ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज़ पर अटैक, उस देश पर अटैक माना जाता है, क्योंकि ये सब उस देश के टेरिटरी हैं। ये जितने भी हो गए, चाहे एम्बेसी हो गया, काउंसलेट हो गया, मिलिट्री बेस हो गया, शिप्स है, एयरक्राफ्ट है या फिशिंग वेसल है, नेचुरल गैस और रिक्स, ये जितने भी हैं ये सब उस देश के टेरिटरी माने जाते हैं। इनको ऐसा माना जाता है कि इनके ऊपर अटैक, उस देश की टेरिटरी में अटैक, उस देश के ऊपर अटैक। तो इसलिए चूंकि ये काउंसलेट पे अटैक हुआ है, तो ईरान इसको बोल रहा है कि ईरान के ऊपर इसको अटैक माना जाएगा, और इसीलिए इसने इसका जवाब दिया है। अब थोड़े हम कुछ जोन्स को समझ लेते हैं। तो जो किसी भी देश का, जहां पर भी किसी देश की लैंड बाउंड्री समाप्त होती है और समुद्र स्टार्ट होता है, वहां पर हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको बेस लाइन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि किसी देश का ये लैंड वाला एरिया हो गया, इसके बाद से यहाँ समुद्र स्टार्ट हो गया, तो जो लैंड और सी के बीच का जो यहाँ पे है, ये जो जोन यहाँ पे एरिया है, यहाँ से एक हम रेफरेंस लाइन खींचते हैं जिसको बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल अंदर समुद्र तक की टेरिटरी को टेरिटोरियल सी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में देश का पूरा अधिकार होता है। इसका स्टेटस लैंड एरिया के ही समान है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी देश की असल सीमा बेस लाइन के 12 नॉटिकल माइल के बाद वाली लाइन है। यहाँ पे ये हो गया बेस लाइन, तो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी मतलब मान लीजिए कि जो हमारी टेरिटरी है ना, ये भले सी वाला एरिया हो लेकिन टेरिटरी के जैसा इसका स्टेटस है। तो अगर इसमें किसी ने अटैक किया तो उस देश पर अटैक माना जाएगा। 1 नॉटिकल माइल होता है 1.85 किलोमीटर, लगभग यहाँ पे 2 किलोमीटर के बराबर है। तो ये तो हो गया टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी के बाद का 12 नॉटिकल माइल वाला
जोन कॉन्टिगुअस जोन कहलाता है। इस जोन में भी कुछ राइट्स को छोड़कर पूरा कंट्रोल उस देश का ही होता है। इस जोन में दूसरे देश के जहाज़ों को इनोसेंट पैसेज का अधिकार मिला होता है। मतलब अगर कोई जहाज बिना किसी हथियारों के इससे पास होता है तो उसे नहीं रोका जाएगा। यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल बोल रहा है, यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल मतलब यहाँ से बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल यहाँ तक पूरा अधिकार होता है कंट्री का। केवल दूसरे देश के जहाज होते हैं तो अगर बिना हथियारों के नहीं जा रहे हैं तो उनको पास होने दिया जाता है यहाँ पे। और उसके बाद वाला जो एरिया है ना, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का है। यह बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का होता है। इस जोन में सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का अधिकार उस देश का होता है। मतलब इस जोन में मछली पकड़ने का, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का अधिकार केवल उस देश को होता है। इसके बाद हाई से स्टार्ट होता है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। यहाँ पे ये बेस लाइन हो गया, तो बेस लाइन से कितना हो गया यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल। यहाँ से इसको आप टेरिटोरियल सी कंटिगुअस जोन को इसमें माइनस कर सकते हैं। तो बाकी का जो एरिया है ये प्योरली इकोनॉमिक पर्पस के लिए होता है। जितने भी ऑयल वगैरह के एक्सट्रैक्शन वगैरह होते हैं, चाहे और भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इन सब एक्टिविटी को करने का अधिकार केवल उस देश को है, बाकी किसी दूसरे को नहीं है। इसके बाद से चूंकि यहाँ तक क्या होता है कि यहाँ पे गहराई थोड़ी कम होती है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब बाद वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं, यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल के बाद हाई सी स्टार्ट हो जाता है। हाई सी स्टार्ट हो जाता है अगर यहाँ तक इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का अधिकार उस देश का है। अब इसके बाद वाला जो हाई सी है, चाहे जो डीप सी है, वहाँ पे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी को करनी है तो वहाँ पे किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। उसके लिए होता है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी होता है, उससे परमिशन लेना होता है। वो अलग अलग देशों को एलोकेट कर सकता है कि कोई पार्टिकुलर रीजन में आप, चूँकि ये जो डीप सी होता है ना, डीप सी में होता है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होते हैं जो रेयर में एलिमेंट्स होते हैं, तो वो इनकी प्रचुरता होती है इसमें। तो हर देश चाहता है कि वो डीप सी में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करे, तो उसके लिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। अब हम थोड़ा इसको विजुअलाइज करने के लिए कि कैसे होता है देख सकते हैं। जैसे हुआ ना, ये हमारा बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री यहाँ पे है, इसके बाद से सी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कितना 12 नॉटिकल माइल है, ये टेरिटोरियल सी है। उसके बाद का 12 नॉटिकल माइल है, ये क्या है, कंटिगुअस जोन है। और यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक का ये है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और चूंकि इसको खींचते, चूंकि ये किसी भी देश का जो ये बाउंड्री होता है ना, एकदम पूरा क्लीन होता नहीं है कि एकदम स्ट्रेट लाइन हो, कुछ अंदर यहाँ पे धंसा होता है, हाँ, जिग जैग होता है। तो हम खींचने के लिए खींच देते हैं। मान ली इसके अंदर अगर समुद्र का पानी आ गया तो इसको बोलते हैं इंटरनल वाटर बोलते हैं। अगर बेस लाइन के अंदर आ गया तो इसको बोलते हैं इंटरनल वाटर। हम लोग ये यहाँ पर तो देख लिए, पानी वाला एरिया देख लिए, नीचे का देख लिए। अब जो एयर स्पेस है उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 200 नॉटिकल माइल की बात कर रहे हैं, लेकिन एयर स्पेस के संबंध में ऐसा नहीं होता है। जो हमारे टेरिटोरियल सी होता है, मतलब बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल यहीं तक होता है हमारा जो नेशनल एयर स्पेस होता है, और इसके बाद वाला है वो इंटरनेशनल एयर स्पेस है। मतलब इसके बाद से अगर जा रहा है तो उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अब हम देखते हैं कि ईरान इस अटैक को कैसे जस्टिफाई कर रहा है। इसके लिए ईरान यूएन चार्टर के आर्टिकल 15 का इस्तेमाल किया है।
ये जो आर्टिकल 15 है यूएन चार्टर का, इसका इस्तेमाल किया है। इस आर्टिकल के अनुसार अगर किसी देश पर हमला होता है तो उसे उस देश को सेल्फ डिफेंस का अधिकार देता है। ये जो आर्टिकल 51 है ये किसी भी देश को अधिकार देता है कि अगर उस देश पे किसी ने अटैक किया है तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में उस अटैक को रिटेलिएट करे, उसका जवाब दे। अगर यहाँ पे इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, चाहे यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की, अगर वो कोई एक्शन नहीं लेती है, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपके ऊपर अटैक किया और आप तुरंत उसको काउंटर कर दिए, नहीं। ऐसा आर्टिकल 51 बोलता है कि अगर आपके ऊपर अटैक हुआ है और इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं कर रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर रहा है, अगर वो इस काम को करने में फेल रहता है, उसके इनएक्शन की वजह से, उसके साइलेंस की वजह से आपको ये अधिकार मिलता है कि आप अपने देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, अपनी सोवरेनिटी को बचाने के लिए आप सेल्फ डिफेंस में अटैक कर सकते हैं। तो इसी का हवाला दे रहा है ईरान की, चूंकि उसके काउंसलेट पे अटैक हुआ है तो उसके देश पे अटैक माना जाएगा, और उसके देश पे अटैक है चूंकि 1 अप्रैल को हुआ था उसके देश पे अटैक, और इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको कंडेम करना तो दूर, उसको कोई उसके ऊपर कोई एक्शन लेना तो दूर, उसको कंडेम भी नहीं किया है। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, यूरोप है, तो सबने चुप्पी साध ली। इजराइल से किसी ने कुछ पूछा भी नहीं कि आपने अटैक क्यों किया। तो इसी के जवाब में उसने, ईरान ने बोला है कि हमने प्रॉपर टाइम दिया है, 1 अप्रैल को किया था इसने अटैक, और हमने 13 दिन का समय हमने दिया था। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो इस पे मौन रहा, इसलिए हमको मजबूरन उस पर एक्शन लेना पड़ा। ये है वो इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है आर्टिकल 51 का, जिसमें वही बताया गया है कि सेल्फ डिफेंस का अधिकार है अगर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं कर, अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तो। ईरान की आईआरजीसी है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर ने, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर है, इसने अमेरिका को यह चेतावनी दी है कि यह ईरान और इजराइल के बीच का मामला है। जो भी मामला चल रहा है वो इन दो देशों के बीच का मामला है, तो वो बीच में नहीं आए, अमेरिका इससे दूर रहे। ये इजराइल की धमकी है, ईरान की धमकी है अमेरिका को कि ये इजराइल और ईरान के बीच का मामला है, तो इन दोनों को ही सुलझाने दिया जाए, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। ईरान के अनुसार इसका जवाब पूरा हो गया है, लेकिन अगर इजराइल दोबारा हमला करता है तो और मजबूती से जवाब दिया जाएगा। यहाँ पे मोर सेवियर की बात कर रहा है कि बहुत तेजी से और मजबूती से जवाब दिया जाएगा। और ईरान ने अरब देशों को भी धमकाया है कि अगर कोई इजराइल की मदद करेगा तो ईरान उस देश पर भी हमला करेगा। अब देखते हैं कि दुनिया का रिस्पॉन्स क्या है। जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो यूरोप है, अमेरिका है, उसने यहाँ पे इजराइल का समर्थन किया है एक सुर में आकर के, और इजराइल के साथ होने का यहाँ पे प्रॉमिस किया है कि हम इजराइल के साथ हैं और इजराइल की पूरी मदद करेंगे। और जो बाकी के देश हैं, जैसे मिडिल ईस्ट वाले जो देश हो गए, सऊदी हो गया, इजिप्ट हो गया, जहाँ और भी देश हैं, ये चुप हैं, बोल रहे हैं कि संयम बरतिए, मामले को और बढ़ाइए नहीं, क्योंकि इससे पूरे रीजन में जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा, और अगर वार लाइक सिचुएशन होती है तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे यूएसए ने यहाँ पे G7 की यहाँ पे मीटिंग बुलाई है। ये इस मीटिंग के माध्यम से
डिप्लोमेटिक एक्शन, यहाँ पे डिप्लोमेटिक एक्शन, इसमें क्या होगा, इसके द्वारा यहाँ पे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। चूंकि ईरान पे, रसिया पे, नॉर्थ कोरिया पे, अभी तक ये 3 ऐसे देश हैं जिन पे बहुत प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो ये कहलाता है जो डिप्लोमेटिक एक्शन। तो यहाँ पे यूएस चाहता है, क्योंकि यूएस में क्या है, यूएसए में ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन है, तो यूएस चाहता है कि अभी ये किसी भी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हो, तो जो भी अगर इस पे कार्रवाई करनी है ईरान पे, तो ईरान पे कार्रवाई किसके द्वारा हो, ईरान पे कार्रवाई हो डिप्लोमेटिक एक्शन के द्वारा। तो इसलिए G7 की मीटिंग बुलाने का डिसीजन लिया है जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन। तो G7 में देखते हैं कौन कौन है। G7 में यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका से है, कनाडा है और यूएसए है। यहाँ पे कनाडा है, ये यूएसए है। और यूरोप से हैं कितने, यहाँ पे देखिए, ये हो गया यूके, यहाँ पे ये हो गया फ्रांस, ये जर्मनी हो गया, ये इटली हो गया। जर्मनी, इटली, फ्रांस और यूके कितने हो गए, ये 6 हो गए। और एक है ये दूर एशिया में बैठा यहाँ पे जापान। ये डेवलप्ड कंट्रीज का एक लीग है, एक समूह है जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को डायरेक्शन देते हैं। इनमें मोनोपोली है। पहले ये G8 था, लेकिन 2014 में रसिया द्वारा यूक्रेन पर हमला करके क्रीमिया को हथिया लिया गया। तो इसलिए क्या किया, 2014 में रसिया को इससे बाहर कर दिया गया, रसिया को इससे निकाल दिया गया। तो जैसे ये G8 था, तो G8 से क्या हो गया, G7 हो गया। पहले G8 था, ये 2014 में रसिया के बाहर जाने के बाद से ये G7 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे दिख रहा है। तो यूरोपियन यूनियन इनके जो जितने भी बैठकें वगैरह होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है और इसका थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, क्योंकि यहाँ पे 4 देश हैं जो यूरोप के हैं। और ये भले यहाँ पे दूसरे कॉन्टिनेंट के हैं, लेकिन ये भी इन्हीं के जैसे विचारधाराओं को मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका भी इन्फ्लुएंस रहता है। ये ऐसा समूह है G7 जिसका बहुत ज़्यादा रोल है, जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसका कैसे शेप होगा, उसका क्या डायरेक्शन होगा, इसमें इन लोगों की मोनोपोली है। तो जो भी पॉलिसीज वगैरह बनती है, इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको ये लोग डिक्टेट करते हैं। और इसलिए इनके लिए एक हथियार के तौर पे है डिप्लोमेटिक एक्शन, जिसमें सैंक्शन वगैरह इम्पोज करने का काम करते हैं। किसी भी देश के साथ में अगर इनकी नहीं बन रही है तो उसके ऊपर ये सैंक्शन को इम्पोज कर देते हैं। रसिया पे लगाए हैं, बहुत सारे भयंकर सैंक्शंस लगे हैं। नॉर्थ कोरिया पे, ईरान पे पहले से ही बहुत सारे प्रतिबंध है, अब और प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। लेकिन इजराइल ये मानने वाला नहीं है। ये जो G7 है, यहाँ पे ये जो G7 है, G7 में आपको बहुत से ऐसे कंट्री दिख जाएंगे ना, ये इटली हो गया, चाहे और भी जर्मनी, फ्रांस, जापान। तो ये कोई बड़ी इकोनॉमी नहीं है, उतनी बड़ी नहीं है। अगर इनको कंपेयर किया जाए चाइना से, तो केवल यूएसए के बाद ही चाइना है, ये सब छोटे हैं। लेकिन चाइना को इसमें जगह नहीं है। भारत भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ये लोग तो कुछ नहीं है। तो भारत भी इसमें नहीं है। ये लोग चाहते नहीं है कि यहाँ से एशिया से कोई दूसरा जाए जो इनके विचारधाराओं को नहीं मानता है। तो ये याद रखना है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, चाइना भी नहीं है। चाइना भले बड़ा इकोनॉमी है इन लोगों से,
बहुत बड़ी है, ये सब कंबाइन कर दीजिएगा, सबसे बड़ा ये ऐसे भी निकल जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा इंडिया के रेस्पॉन्स को कि इंडिया का इस पे क्या स्टैंड है। क्योंकि दोनों देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं, इसलिए भारत ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया है। भारत संयम बरतने का, हिंसा को बढ़ावा न देने का, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करने का अपील कर रहा है। डिप्लोमेसी पे ज़्यादा हमारा जोर इसलिए रहता है क्योंकि हमारे यहाँ पर हित जुड़े हुए हैं। अगर किसी के साथ भी कुछ होता है गड़बड़ तो हमारे हित वहाँ पे प्रभावित होंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर लड़ाई होती है तो वहाँ पर हमारे यहाँ के लाखों लोग काम करते हैं, तो उससे हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रभावित होता है। तो इसलिए भारत चाहता है कि इस समस्या का समाधान शांतिपूर्व तरीके से हो जाए, यहाँ पे कूटनीति का इस्तेमाल हो, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल हो और नॉर्मलसी आ जाए, जिससे हमारे इंटरेस्ट, चूँकि अभी गए हैं हमारे यहाँ से इजराइल में भी बहुत सारे वर्कर्स काम करने के लिए गए हैं। अगर इजराइल में ऐसी हमेशा वारलाइक सिचुएशन रहेगी तो उनके ऊपर उसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए ईरान भी हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ में अच्छे संबंध है, चाबहार प्रोजेक्ट वगैरह है उसका। तो इसलिए भारत का इस पे स्टैंड है कि हम किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे और हम इस बात को प्रमोट करेंगे कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार का हिंसा नहीं हो और डिप्लोमेसी का ये लोग इस्तेमाल करें। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि अब आगे क्या होगा। जैसा कि ईरान ने बोला है कि अगर उस पर दोबारा हमला होता है तो वह भी जवाबी कार्रवाई करेगा। उसने बोला कि ईरान का कहना है कि यहाँ पे इजराइल ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमने इसके ऊपर अटैक किया, बात समाप्त। अब अगर दोबारा इजराइल इस पे अटैक करता है तो दोबारा ये भी करेगा। यहाँ पे क्या है, दिक्कत ये है कि ये सीरिया है, यहाँ पर ईरान का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे इसके प्रॉक्सी है, हिजबुल्ला है, यहाँ पे हमास है, ये भी इसका प्रॉक्सी है, यमन में हूती विद्रोही है, वो भी इसके प्रॉक्सी हैं। ये हो गया एक पक्ष। यहाँ पे है ये सीरिया में रसिया की मौजूदगी है। रसिया की जो फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, यहाँ पे इसके राजधानी के पास में, दमास्कस के पास में, यहाँ पे गोलन हाइट है। यहाँ पे ये जो इजराइल है ना, ये वाला ये छोटा सा इलाका यहाँ दिख रहा है, ये है गोलन हाइट, जो सीरिया का इलाका है, जिसको 1967 में इजराइल ने लड़ाई में यहाँ पे जीत लिया था ये एरिया। तो यहीं पे है रसिया की आर्मी। अब देखते हैं ये बाकी की जो देश हैं, यहाँ पर जो यूएसए है उसके मिलिट्री बेसेस हैं। अगर यहाँ पे लड़ाई बढ़ती है किसी भी तरीके से, यहाँ पे अगर रसिया पे अटैक हो जाता है, रसिया इसमें आ जाता है, अगर ईरान इस पे ऊपर अटैक करता है, यूएसए इसके ऊपर अटैक करेगा अगर यहाँ पे मिलिट्री बेसिस से, तो अगर ईरान उसके ऊपर अगर करता है अटैक तो उसको माना जाएगा अमेरिका पे अटैक। चूँकि हमने देखा कि जो मिलिट्री बेसिस होते हैं उसको भी जो उस देश का टेरिटरी माना जाता है। अगर अमेरिका के यहाँ मिलिट्री बेस है तो अमेरिका के टेरिटरी माना जाएगा। अगर ईरान ने कोई अटैक यहाँ पे किया, यूएसए यहाँ पे रोक रहा है, या यूएसए यहाँ पे ऑफेंसिव हो गया, खुद यहाँ से अटैक करने लगा ईरान पे, तो ईरान इसमें, यूएसए अगर घुसता है, जैसे यूएसए इन्वॉल्व हुआ यहाँ पे, तो जो इसके पिछलग्न हैं यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हुआ, तो जितने भी यहाँ पे यूरोप वाले हैं वो भी इसमें घिंच के आ जाएंगे। यहाँ पे इजराइल चाह रहा है ना
दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो इजराइल है, यहाँ की जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनके ऊपर है करप्शन के चार्जेस, बहुत सारे करप्शन के चार्जेस हैं। बहुत समय से उनका विरोध हो रहा है। जैसे यहाँ से हमास के साथ में उसका लड़ाई चालू हुआ तो कुछ दिन के लिए उनको राहत मिल गया कि लोगों ने जो विरोध कर रहे थे सोचा कि चलो अभी एक्सटर्नल एग्रेशन है, लड़ाई है, वारलाइक सिचुएशन है, तो हम कुछ समय दे देते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हमास ने इजरायली जो लोग थे उनको यहाँ पे बंधक बनाया था, उसको छुड़ाने में नाकाम रहे। यहाँ पे फेल किए किसको? जितने बंधक थे उनको रिलीज कराने में। यहाँ पे चुनाव की बात हो रही है इजराइल में। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि चुनाव कराइए, यहाँ से अपने पद से हटिए, चुनाव कराइए। नेतन्याहू ये भी नहीं चाहते हैं, इलेक्शन भी नहीं चाहते हैं। नेतन्याहू का पूरा इरादा है कि लड़ाई बढ़े, जितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं शामिल हो, लड़ाई होगी, कोई चुनाव की बात नहीं करेगा, उनके करप्शन के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। तो अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद ये यहाँ पे इजराइल की जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उसका पूरा यहाँ पे मन है कि जितने लोगों को यहाँ पे खींचना है लड़ाई में खींचो। इसलिए उसने ईरान के जो यहाँ पे काउंसलेट है उस पर अटैक किया। तो अगर इस किसी भी वजह से, अब इराक यहाँ पे इजराइल का अभी तक कोई भरोसा नहीं है कि वो मानेगा। ज़्यादातर संभावना है क्या कि इजराइल डेफिनेटली यहाँ पे ईरान पे अटैक करेगा। वो शांत नहीं बैठने वाला है, वो चाह रहा है कि सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो। यूएसए में इलेक्शन है, अगर यूएसए में इलेक्शन है, अगर ये लड़ाई में यहाँ पे उलझता है तो उसके लिए भी सही नहीं है। यूएसए चाह रहा है, यूएसए ने यहाँ पे क्लियर किया है कि हम यहाँ पे डिफेंसिव अप्रोच रखे हैं। अगर ईरान इजराइल पे अटैक कर रहा है तो हम उसको डिफेंस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम यहाँ पे इजराइल की तरफ से यहाँ पे लड़ेंगे ईरान से, हम उस पर कोई ऑफेंसिव अटैक नहीं करेंगे। लेकिन किसी भी वजह से अगर यहाँ पे मामला बढ़ता है, ज़्यादा गहराता है, अगर ये इन्वॉल्व हो गया यूएसए तो दिक्कत होगा। यहाँ पे है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये वाला है, ये नहर जो पास है, तो जो दुनिया के जितने यहाँ पे जो गल्फ कंट्रीज हैं, जितने यहाँ पे क्रूड ऑयल जाता है, गैस जाता है, जो भी जाता है, तो यहीं से होके जाता है। ईरान का यहाँ पे स्टैंड है, कोई भी अगर इसके साथ दिक्कत होता है तो इसको ब्लैक करेगा, यहाँ पे ब्लॉक करेगा। जैसे यहाँ पे ब्लॉक किया तो जो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, उस सबकी जो सप्लाई बाधित होगी। अगर ये लड़ाई बढ़ता है तो जो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैसेज वगैरह हैं, उनके प्राइस बढ़ेंगे, तो पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे यूएसए इन्वॉल्व होता है तो उसके साथ साथ यूरोप लड़ाई में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर इन सब देशों में यूएसए की मिलिट्री बेसेज हैं। अगर उन देशों में से यहाँ पे अटैक होगा तो वो लोग भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये पूरा देश, पूरा रीजन प्रभावित होगा। यहाँ पे क्या है, ये इस पूरे रीजन में लाखों भारतीय यहाँ पे काम करने गए हैं माइग्रेंट लेबरर के तौर पे। तो यहाँ पे अगर लड़ाई होती है, वार लाइक सिचुएशन होती है, तो भारत का सबसे ज़्यादा हित प्रभावित होगा। भारत की इकोनॉमी ये नेचुरल गैसेस पे, क्रूड ऑयल पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रीजन बन जाता है। अगर यहाँ पे किसी तरीके का कोई बड़ा सा एस्केलेशन होता है, लड़ाई फैलता है, तो भारत के इकोनॉमिक हित प्रभावित होंगे और पूरी दुनिया के भी, चूँकि एनर्जी में इस रीजन का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए ज़रूरी है कि इस लड़ाई को किसी भी तरीके से रोका जाए, ये लड़ाई ज़्यादा बढ़े नहीं, क्योंकि बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बहुत सारे देशों में बढ़ेगा और बहुत सारे देशों की स्थिति बहुत ख़राब होगी। अभी तक जो
रसिया यूक्रेन जो लड़ाई हो रही है उसी का असर ऐसा है कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत ऊपर हाई लेवल पे पहुंच गया है। अगर यहाँ पे ये एक और मोर्चा खुल जाता है ना तो इसका बहुत बहुत बैड इम्पैक्ट होगा पूरी दुनिया पे, केवल रीजन पे नहीं पूरी दुनिया पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी तरीके से डिप्लोमेसी वगैरह का सहारा लेकर के इसको रोका जाए। अगर ये बढ़ता है तो इसका नुकसान सबको भुगतना पड़ेगा। आज का सेशन यहीं तक, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।